बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद तनवीर और आज की इस वीडियो के अंदर हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 जो कि है कॉर्ड्स एंड आर्क्स ऑफ अ सर्कल स्टडी करेंगे। तो आए सबसे पहले समझते हैं कि हमारे पास सर्कल क्या चीज़ है। तो सर्कल को कुछ यूं डिफाइन करेंगे हम, अ सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो सर्कल हमारे पास उन तमाम पॉइंट्स का एक सेट है, कलेक्शन है, जो किसी एक फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होते हैं। या इसको हम यूं कह सकते हैं कि अ सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन which move in such a way that its distance from a fixed point is always constant। तो इस चीज को समझने के लिए हमारे पास जो सर्कल क्या है, सर्कल एक लोकस है, पॉइंट्स का लोकस है, ऐसे पॉइंट्स का लोकस है कि जो किसी फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ अज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास क्या है, यहाँ एक सर्कल है बना हुआ, आपने देख सकते हैं। इसमें एक पॉइंट है फिक्स, जिसको मैं क्या कहता हूँ, ये पॉइंट ओ है। अब ये जो ओ पॉइंट है इस बाउंड्री के ऊपर मौजूद, जैसे यहाँ मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास पॉइंट ए है, यहाँ मैं कह देता हूँ ये मेरे पास पॉइंट बी है, यहाँ मैं एक और पॉइंट ले लेता हूँ और इस पॉइंट का नाम सी ले लेता हूँ, और यहाँ मैं एक और पॉइंट ले लेता हूँ और इसका नाम क्या ले लेता हूँ, मैं पॉइंट डी एज्यूम कर लेता हूँ। तो मेरे पास ए बी सी डी से अगर मैं क्या करता हूँ, लाइंस ड्रॉ करनी स्टार्ट करूँ, तो मेरे पास ये तमाम की तमाम जो लाइंस होंगी ये इस फिक्स पॉइंट से क्या होंगी, इक्वी डिस्टेंस आएंगी। ठीक है, ये तमाम के तमाम पॉइंट जो होंगे ये इस फिक्स पॉइंट से यानी कि सेंटर से क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस होंगे। तो यहाँ मैं ड्रॉ कर लेता हूँ जी, ये मेरे पास इससे क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस होंगे। चले, ये गलत टेढ़ी लाइन लग रही है, मैं इसको थोड़ा सा फिर अगेन ट्राई करता हूँ। हाँ चले, ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस सूरत में जितनी भी मेरे पास लाइन ड्रॉ हुई है, ये वाली लाइन लगा लें, ये वाली लाइन लगा लें, ये लगा लें, ये तमाम की तमाम इक्वल है। ठीक है, तो ये वाला जो मेरे पास पॉइंट था जिसको मैंने ओ कहा था, ये वाला जो पॉइंट होता है फिक्स पॉइंट, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये सर्कल का सेंटर कहलाता है, और सेंटर से किसी भी दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, रेडियल सेगमेंट कहलाता है, या सिंपली इन अदर वर्ड्स हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो इसको भी क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं जी हम लोग कि रेडियल सेगमेंट क्या चीज़ है हमारे पास। तो रेडियल सेगमेंट को कुछ हम यूं डिफाइन करते हैं कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी पॉइंट्स ऑफ द सर्कल टू इट्स सेंटर इज कॉल्ड रेडियल सेगमेंट एंड इट्स मेजर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमारे पास ये जो सर्कल बाउंड्री है बेसिकली ये सर्कल कहलाती है, और इसके किसी भी पॉइंट से फिक्स पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इसका रेडियल सेगमेंट कहलाएगा। और उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। और रेडियस को हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज कर रहे होते हैं, रेडियस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आर यूज कर रहे थे। ठीक है, इसी तरह अगर मैं सर्कल की बाउंड्री की लेंथ की बात करूं, तो जो बाउंड्री की लेंथ होती है उसे हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहते हैं। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस जो होता है वो 2 पाई आर। तो यहाँ जो मेरे पास पाई है, पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब होता है जी 3.14, और ये जो आर है ये हमारे पास क्या होता है जी, रेडियस होता है। और ये रेडियस हमारे पास न्यूमेरिकल मेजर्स ऑफ रेडियल सेगमेंट है। तो ये जो हमारे पास टोटल बाउंड्री की लेंथ होती है, इस बाउंड्री की लेंथ को हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहते हैं। नेक्स्ट वन, किसी भी सर्कल के ऊपर अगर मेरे पास दो पॉइंट्स आ जाते हैं और उन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया जाए, तो जो मेरे पास लाइन सेगमेंट बनेगा उस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। लेकिन अगर मेरे पास वही जो कॉर्ड है सेंटर से पास करे, तो उस सूरत में वो कॉर्ड जो होता है वो डायमीटर कहलाता है। तो कॉर्ड और डायमीटर में अगर कोई पूछ ले क्या डिफरेंस है, तो बताएंगे जो सिंपल कॉर्ड होता है वो सेंटर ऑफ सर्कल से पास नहीं करता, बट जो डायमीटर होता है वो सर्कल के सेंटर से पास करता है। और ये एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट जो होते हैं वो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, और ये सर्कल के सेंटर से पास करेगा तो डायमीटर कहलाएगा, अगर सेंटर से पास नहीं करेगा तो कॉर्ड कहलाएगा। तो कॉर्ड को डिफाइन किया, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ अ सर्कल। मतलब क्या कि मेरे पास यहाँ एक सर्कल है, ये सर्कल है, तो मैं सर्कल के ऊपर क्या करता हूँ, दो पॉइंट ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने पी और यहाँ मैंने क्या किया, एक पॉइंट क्यू ले लिया। तो ये मेरे पास पी है, ये मेरे पास क्या है, क्यू है। तो अगर मैं पी और क्यू को आपस में मिला दूं, तो इन दोनों को मिलाने से ये जो लाइन सेगमेंट बना है, इस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। बट अगर यही वाला सेंटर से गुजर जाएगा तो फिर उस सूरत में इसका नाम क्या होगा, डायमीटर। तो डायमीटर कॉर्ड में बेसिक डिफरेंस भी यही होगा कि कॉर्ड जो होता है वो सेंटर से पास नहीं करता, जबकि डायमीटर सर्कल के सेंटर से पास करने वाला लाइन सेगमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया सेमी सर्कल एंड आर्क।
अब हमारे पास अगर कोई भी एक सर्कल आ जाता है तो सर्कल की जो बाउंड्री है जिसको हमने सरकमफेरेंस कहा है, तो सरकमफेरेंस का अगर कोई भी एक पार्ट ले लिया जाए तो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। बट अगर वही वाला जो हमारे पास सरकमफेरेंस है, सॉरी सर्कल है, और उस सर्कल को हाफ कर दिया जाए तो वो जो हाफ सर्कल होता है, हाफ सर्कल को सेमी सर्कल कहा जाता है। तो सेमी सर्कल को डिफाइन करेंगे क्या, सेमी सर्कल इज हाफ ऑफ द सर्कल दैट इज अ फिगर बाउंडेड बाय अ डायमीटर एंड सरकमफेरेंस कट बाय द डायमीटर। अब देखो यहाँ मैंने फिगर के अंदर शो करवाया, तो यहाँ दो तरह के सेमी सर्कल्स बने हुए हैं। एक ये ऊपर सेमी सर्कल बना हुआ है और एक हमारे पास क्या है, ये नीचे सेमी सर्कल बना हो। तो ऊपर वाला जो डायमीटर का हिस्सा है वो भी सेमी सर्कल है, जो नीचे वाला है वो भी क्या है हमारे पास है, सेमी सर्कल है। क्यों, क्योंकि ये एक डायमीटर यानी कि सेंटर से गुजरने वाली लाइन का बाउंड्री के साथ बनने वाला रीजन है, एरिया है, तो इसको सेमी सर्कल कहा जाएगा। तो एनी पार्ट ऑफ किसी भी सरकमफेरेंस का जो कोई भी पार्ट होगा ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क, तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। जैसे ये एक मेरे पास सर्कल है, तो सर्कल में ए से होते हुए बी और बी से सी की तरफ जाएंगे, तो ये जो मेरे पास पार्ट आ गया सरकमफेरेंस का, इस पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, इसका नाम है जी आर्क। तो ये हमारे पास जो पार्ट है क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। अब नेक्स्ट, ये जो आर्क है दो तरह से आ सकती है। अब पहली आर्क तो ये आ सकती है कि हमारे पास जो आर्क है वो हाफ ऑफ सरकमफेरेंस से कम हो या हाफ ऑफ सरकमफेरेंस से ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ मैं क्या करता हूँ, दो तरह की आर्क मैंने ड्रॉ की हुई है। मैं सबसे पहले तो यहाँ एक डायमीटर ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरे पास डायमीटर है जो सेंटर से गुजरता हुआ क्या करेगा, सर्कल को दूसरे पॉइंट पर टच करेगा। और यहाँ भी अगर मैं डायमीटर ड्रॉ करता हूँ तो ये भी एक मेरे पास ऐसा लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के सेंटर से गुजरता हुआ दूसरी साइड पे जाकर टच करेगा। तो यहाँ आप देखें दो तरह की आर्क आ रही है। सबसे पहले नंबर पे आर्क आ रही है ए बी और सी, और इसके ऊपर आर का साइन, और यहाँ भी मेरे पास क्या आ रही है, ए बी एंड सी। तो जो पहले वाली आर के लेफ्ट हैंड साइड पे हमने देखा कि ये हाफ ऑफ सरकमफेरेंस से भी कम है। हाफ ऑफ सरकमफेरेंस कहाँ तक आना था, जब मैं यहाँ ए प्राइम तक आता, और इधर भी ये मैं ए प्राइम तक आता। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वन मेरे पास आ गया, मैंने देखा कि एक ऐसी आर्क बनी हुई है ए बी सी, यानी कहाँ से शुरू होती है, ए से शुरू होती है बी की तरफ, और बी से शुरू होती है और सी की तरफ। तो ये जो आर्क है ये हाफ ऑफ सरकमफेरेंस से भी कम है। तो ऐसी आर्क जो हाफ ऑफ सरकमफेरेंस से कम हो उसको हम क्या कहते हैं, माइनर आर्क। लेकिन इसी के बरक्स राइट साइड पे देखें, जो हाफ ऑफ सरकमफेरेंस है वो तो यहाँ ए प्राइम तक था, लेकिन ये एडिशनल पार्ट है हमारे पास। इसका मतलब ये वाली जो आर्क होगी ए बी सी, ये हाफ ऑफ सरकमफेरेंस से ज्यादा है। तो अगर हाफ ऑफ सरकमफेरेंस से ज्यादा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मेजर आर्क कहते हैं। तो दोनों की प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ आपके सामने लिखी हुई है कि अ माइनर आर्क इज एन आर्क विच इज स्मॉलर देन द आर्क ऑफ अ सेमी सर्कल। जो सेमी सर्कल की आर्क होती है उससे स्मॉलर हो, जैसे ए बी सी इज अ माइनर आर्क। तो ए बी सी के ऊपर हम क्या करेंगे, ये ड्रॉ कर देंगे, तो ये ए बी सी एक माइनर आर्क है। सिमिलरली अ मेजर आर्क इज एन आर्क विच इज ग्रेटर देन एन आर्क ऑफ द सेमी सर्कल। तो यहाँ भी जो मेरे पास ए बी सी है ये एक मेजर आर्क है। नेक्स्ट वन आ गया हमारे पास, आर्क का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, हमने कॉर्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब आते हैं सेगमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है और हमारे पास सेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो सबसे पहले नंबर पे आ जाते हैं जी सेगमेंट के ऊपर। सेगमेंट क्या चीज है, सेगमेंट हमारे पास एक ऐसा रीजन है जो क्या होता है, बाउंडेड होता है। किससे बाउंडेड होता है, एक कॉर्ड और एक आर्क। जैसे यहाँ आप देखें, यहाँ ए बी सी लिखा हुआ, तो मैं इस जगह पे पॉइंट पी लिख लेता हूँ। तो मेरे पास एक आर्क है जी ए पी बी, ए पी बी एक आर्क है। तो ए पी बी आर्क और ए बी कॉर्ड, ये दोनों मिलके एक रीजन को क्या कर रहे हैं, बाउंड कर रहे हैं। तो ये जो बाउंडेड रीजन होगा, जो एक कॉर्ड और एक आर्क से मिलके बाउंड होगा, उस रीजन को हम क्या कहेंगे, इस रीजन का नाम होगा हमारे पास सेगमेंट। तो सेगमेंट को डिफाइन करेंगे, द एरिया या रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन अ कॉर्ड एंड द आर्क विच इट कट्स ऑफ इज कॉल्ड अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। इसी के बरअक्स अगर देखें, इसी डायग्राम के अंदर एक और रीजन भी बाउंडेड है। जैसे ये मेरे पास रेडियस है, ये मेरे पास रेडियस है। तो दो रेडियस और एक आर्क पी क्यू, ठीक है, यहाँ मैं इसको पी प्राइम कह देता हूँ क्योंकि फिगर के अंदर पहले से भी पी मौजूद है। तो पी क्यू दोनों मिलके एक रीजन को बाउंड कर रहे हैं, जो कि आप अगर नोट करें, जैसे पिज्जा स्लाइस होती है ना, पिज्जा स्लाइस की तरह हमारे पास क्या है, एक पार्ट है सर्कल का। तो ये जो हमारे पास रीजन होता है जो कि दो रेडियस और एक आर्क मिलके बाउंड करती है, इसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। यानी कि द एरिया और रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन टू रेडियल सेगमेंट्स, यानी कि रेडियाई एंड एन आर्क ऑफ अ सर्कल
इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ दिस सर्कल। तो ये हमारे पास सर्कल का क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। उसके बाद आ जाए जी एंगल इन अ सेगमेंट, सेगमेंट के अंदर जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है या कैसे बन रहा है, तो इसको भी हम डिफाइन करते हैं कि इफ अ पॉइंट ऑन एन आर्क, हमारे पास अगर क्या आता है कि किसी एक आर्क के ऊपर, आर्क के ऊपर कोई एक पॉइंट आ जाए, जैसे यहाँ हमारे पास क्या पॉइंट के ऊपर एक आर्क के ऊपर एक पॉइंट सी है। अब ये जो आर्क के ऊपर एक पॉइंट सी है, अगर इस पॉइंट के साथ दो कॉर्ड मिल जाएं तो दोनों कोड्स मिलकर आपस में क्या करते हैं, एक एंगल बनाते हैं। जैसे यहाँ क्या है मेरे पास ए सी बी, ये एक एंगल बना हुआ है। तो ये वाला जो एंगल आता है, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल इन दिस सेगमेंट, या इसको हम क्या कहेंगे, सर्कम एंगल कहेंगे। तो इफ टू पॉइंट्स ऑन द आर्क ऑफ अ सेगमेंट इज जॉइंड विद द एंड पॉइंट्स ऑफ अ कॉर्ड, द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन सेगमेंट सो ड्रॉन इज कॉल्ड एंगल इन द सेगमेंट। अगर हम क्या करें कि कॉर्ड है उसका जो एंड पॉइंट्स है उनको आपस में मिला के आर्क के ऊपर एक कॉमन पॉइंट बना लें, तो दोनों के दोनों कॉर्ड जो होते हैं वो क्या करते हैं, एंगल बनाते हैं, और उस एंगल को हम क्या कहते हैं, उस एंगल का नाम होता है हमारे पास सर्कम एंगल। उसके बाद आ जाए जी, दो कॉन्सेप्ट है हमारे पास। नेक्स्ट वन सीकंड और सेंट्रल एंगल। सीकंड क्या होता है जी, सीकंड हमारे पास एक लाइन है, अ लाइन a straight line cutting the circumference of a circle at two distinct point is called a secant। तो secant हमारे पास एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करती है। आपने अभी नोट किया होगा कि हमने डायामीटर और कॉर्ड को जब डिफाइन किया था तो वो भी हमारे पास लाइन सेगमेंट था, वो लाइन सेगमेंट था जो सर्कल को दो पॉइंट्स पर ज्वाइन करता था। बट सीकंड हमारे पास एक लाइन है जो दो पॉइंट पर कट करती है, यानी कि सर्कल को कट करेगी और कट करके सर्कल से गुजर जाएगी। तो ये फर्क है हमारा किसके साथ, कॉर्ड डायमीटर और सीकंड लाइन के साथ। तो ये एक लाइन है, जैसे यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं कि मेरे पास एक लाइन बनी हुई है, लाइन ए बी। तो ए बी जो लाइन है, ए और बी से गुजरकर सर्कल की दोनों तरफ क्या होती है, एक्सटेंडेड है। इट मींस ये मेरे पास सीकंड कहलाएगा। उसके बाद आ जाए जी सेंट्रल एंगल क्या होता है जी, कहता है इफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एन आर्क आर ऑफ अ कॉर्ड आर जॉइंड विद द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंगल सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ सेंट्रल एंगल। अगर हम क्या करें, कोई भी एक आर्क है, जैसे यहाँ मेरे पास क्या है, एक आर्क मौजूद है ए सी बी, ए सी बी, ये एक आर्क है, ठीक है, ए उसके बाद सी और उसके बाद बी। तो ये आर्क, इसकी जो एक्सट्रीमिटीज है वो हमारे पास क्या है, ए और बी। अगर ए और बी को क्या करें, सेंटर के साथ मिला दें, तो सेंटर के साथ मिलने के बाद ये सेंटर पर एक एंगल बनाता है। ये जो सेंटर पर एंगल बनता है, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल एंगल कहते हैं। और ये सेंट्रल एंगल है किसकी वजह से, ये सेंट्रल एंगल हमारे पास ए सी बी आर्क की वजह से, या हम कहेंगे कि ये हमारे पास ए बी कॉर्ड की वजह से सेंटर के पास, सेंटर के ऊपर एक एंगल बना है। अब हमने अभी तक जो मेजर आर्क, माइनर आर्क या सेमी सर्कल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसको रिवाइज करते हैं अगेन। सबसे पहले नंबर पे आ जाते हैं कि हमारे पास जो माइनर आर्क है, माइनर आर्क क्या होता है, एन आर्क हुज सेंट्रल एंगल मेजर लेस देन 180। हमारे पास जो माइनर आर्क होगी उसका जो सेंट्रल एंगल होगा हमेशा क्या होगा, 180 से लेस देन होगा। अगर हमारे पास क्या आ जाती है, मेजर आर्क आ जाती है, तो मेजर आर्क पर की वजह से सेंटर पर बनने वाला जो एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 180। और सेमी सर्कल जो होता है उसकी वजह से सेंटर पर बनने वाला जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। यानी कि यहाँ अगर मैं शो करवाना चाहूँ तो ये जो सेंटर के ऊपर एंगल बन रहा है ये हमारे पास एग्जैक्टली 180 डिग्री का एंगल बनेगा। अच्छा जी, अब ये जो हमने जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ी हैं, इन्हीं डेफिनेशन से रेलिवेंट अब हमारे पास सर्कल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ थ्योरम्स है, जिनमें से सबसे पहला थ्योरम है हमारे पास कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू एनी थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं जी, सबसे पहले तो ये समझे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या चीज़ है। हमारे पास दो या दो से ऐसे ज़्यादा पॉइंट्स जो एक लाइन पर लाई करें, कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं, ठीक है। तो कोलिनियर वो वाले पॉइंट जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं, लेकिन अगर एक ही लाइन पर लाई ना करें तो उस सूरत में वो जो पॉइंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ क्या करता हूँ, कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ, ये मैंने ए पॉइंट ले लिया, ये मैंने दूसरा पॉइंट ले लिया और ये मैंने तीसरा पॉइंट ले लिया। तो इसको मैं पी कह देता हूँ, इसको मैं क्या कह देता हूँ, क्यू कह देता हूँ, और इसका नाम मैंने आर रखा है। अब देखिए अगर मैं पी और क्यू को आपस में मिलाता हूँ तो जो आर है वो इस लाइन के ऊपर नहीं आता, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक लाइन पर नहीं आते, तो ये क्या कहलाएंगे, नॉन कोलिनियर कहलाएंगे, ठीक है। अगर ये एक ही लाइन पर आ जाते, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो आर है वो आर किस जगह पे होता, वो आर यहाँ लिखा होता कहीं, ठीक है, मैं इसको आर प्राइम कह लेता हूँ। तो इस सूरत में मेरे पास ये कोलिनियर कहलाएंगे, ठीक है। अगर एक ही लाइन पर आ जाते हैं तो कोलिनियर, अगर एक लाइन पर नहीं आते तो क्या कहलाएंगे, वो हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स
कहलाएंगे। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए देखते हैं कि हमारे पास किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं जिनको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, ये थ्योरम अप्लाई करके उन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास जी सबसे पहली एग्जांपल आ गई। एग्जांपल हमारे पास है, कहता है प्रूव दैट अ यूनिक सर्कल कैन पास थ्रू दी पॉइंट्स ए बी एंड सी। अब देखिए ए बी और सी में से यूनिक सर्कल जो है वो सिर्फ और सिर्फ तब पास कर सकता है अगर ए बी सी जो है वो क्या हो, वो हमारे पास नॉन कोलिनियर हो, और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की जो स्लोप होती है वो आपस में इक्वल नहीं होती। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो हम 9th क्लास में पढ़ के आए थे कि दो पॉइंट्स को यूज करते हुए स्लोप कैसे फाइंड आउट की जा सकती है। ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन पे आते हैं और सोल्यूशन में हम फाइंड आउट करते हैं इसकी स्लोप्स को। तो सोल्यूशन आ गया जी मेरे पास, सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि वी विल चेक द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर बाय यूजिंग द स्लोप फार्मूला। ठीक है, वी विल चेक द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर बाय यूजिंग, अब हम यूज क्या करने जा रहे हैं, स्लोप फार्मूला। स्लोप फार्मूला, तो स्लोप फार्मूला हमने यूज करना है और इनकी स्लोप फाइंड आउट करनी है। तो चलिए सबसे पहले नंबर पे तो ये स्लोप फार्मूला है क्या चीज, तो मैं रिकॉल कर देता हूं, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है लेकिन दोबारा मैं रिकॉल करता हूं कि मेरे पास जो स्लोप है इसका फार्मूला क्या था, इसका फार्मूला था मेरे पास जी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। और इसको लिखने के लिए हम क्या यूज कर रहे होते थे, इसके लिए हम लिखते थे m। तो स्लोप निकालनी होती थी y2 माइनस y1। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरे पास तीन पॉइंट्स हैं a b एंड c, तो मैं a b की स्लोप निकालूंगा और b c की स्लोप निकालूंगा। अगर तो इनकी स्लोप इक्वल हुई तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, अगर इनकी स्लोप्स इक्वल ना हुई तो ये नॉन कोलिनियर है। अगर ये नॉन कोलिनियर हुए तो प्रूव हो जाएगा कि तीनों पॉइंट से एक यूनिक सर्कल गुजर सकता है। ठीक है, तो चलें स्लोप निकालते हैं जी। सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा मेरे पास स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट। तो फार्मूला मैं दोबारा लिखने जा रहा हूँ, मेरे पास ए और बी। अगर मैं ए और बी की बात करता हूँ तो ये जो पॉइंट होगा मेरे पास ये कहलाएगा x1 और ये कहलाएगा y1, और ये मेरे पास क्या कहलाएगा x2 और ये क्या कहलाएगा y2 कहलाएगा। तो फार्मूला लिखूंगा मेरे पास कि स्लोप ऑफ ए बी किसके बराबर है, y2 माइनस y1 और डिवाइडेड बाय क्या आ गया x2 माइनस x1। तो वैल्यू पुट करें, y2 किसके बराबर है, y2 तो 2 के बराबर है, तो ये आ जाएगा 2 माइनस y1 किसके बराबर है, वो 1 के बराबर, डिवाइडेड बाय x2 किसके बराबर है, वो 4 के बराबर है, और x1 किसके बराबर है, वो 1 के बराबर है। 2 माइनस 1 1 होता है, और इसी तरह सेम लाइक 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो ये जो स्लोप ऑफ ए बी है वो क्या आ गई मेरे पास, 1/3 आ गई। तो मैंने सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया वो किसका यूज़ किया है, वो मैंने ए बी के ऊपर स्लोप लगाई, तो मैंने ए बी के जो कोऑर्डिनेट्स थे उनको x1 y1 का नाम दे दिया। ठीक है, अब आते हैं जी नेक्स्ट वन। अब जब मैंने ए बी की स्लोप निकाली तो मैं बी सी की भी स्लोप निकालता हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ बी सी, बी सी लाइन सेगमेंट किसके बराबर आएगा, अगेन वही फॉर्मूला y2 माइनस y1 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा x2 माइनस x1। अब y2 क्या होगा, मैंने बी सी का है तो c के कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे, x2 और y2, और b के कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे, x1 और y1 कहलाएंगे। ठीक है, तो वैल्यू पुट करता हूँ जी, x2 मेरे पास किसके इक्वल है, x2 मेरे पास है 5 के इक्वल, तो मेरे पास आएगा जी ये 5 माइनस 2, और इसी तरह y x2 जो होगा मेरे पास वो किसके बराबर है, वो है जी 3 और माइनस क्या आ जाएगा जी 4। ठीक है, तो क्या आंसर आया, 5 माइनस 2, 5 में से 2 माइनस किए तो मेरे पास 3 आ गया, और 3 में से 4 माइनस किए तो 1 आ गया, तो आंसर आया जी मेरे पास -1। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि सिंस मैंने ऑब्जर्व किया कि जो स्लोप ऑफ ए बी है, स्लोप ऑफ
लाइन सेगमेंट ए बी नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी। जब ए बी और बी सी की स्लोप आपस में बराबर नहीं है तो गिवन पॉइंट्स क्या होंगे, गिवन पॉइंट्स मेरे पास होंगे नॉन कोलिनियर। तो लिखूंगा सो ए बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर। अब जब ए बी सी नॉन कोलिनियर है तो यहां से फिर साबित क्या हुआ, यहां से लिखूंगा हैंस a unique circle can pass through ए बी एंड सी। तो प्रूव हो गया कि हमारे पास जो ए बी सी हैं ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पे से में से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल गुजर सकता है। ये हमने अपने थ्योरम के अंदर ये चीज़ अभी पढ़ी थी। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेकंड थ्योरम, और सेकंड थ्योरम क्या है जी, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड व्हिच इज नॉट अ डायमीटर इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। कि अगर हम क्या करेंगे, कोई भी स्ट्रेट लाइन जो कि सर्कल के सेंटर से ड्रॉ करेंगे किसी भी कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के लिए। यहाँ देखिए बाइसेक्ट मेरे पास कॉर्ड क्या है, एक ए बी। बाइसेक्ट का मतलब ये होगा कि ये जो सी है ये मेरे पास मिड पॉइंट होगा और सी से जितना लेफ्ट पे होगा उतना ही सी की राइट साइड पे ये कोड होगा। तो दोनों तरफ मेरे पास जो कोड है वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, के दो बराबर हिस्सों में उसको कट कर देना, डिवाइड कर देना। ठीक है, तो कहता है कि वो जो लाइन है जो हमने ड्रॉ की है वो परपेंडिकुलर होगी। अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ से ये चीज देखने को मिलेगी कि मेरे पास दो ट्राइंगल बनेंगी, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2। तो जो ट्राइंगल 1 है ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और जो ट्राइंगल 2 है ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर थोड़े से एलिमेंट्स को मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं यहाँ, कि अगर मेरे पास कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए, जैसे यहाँ मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, तो ये जी मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये 90 एंगल है और 90 की ऑपोजिट साइड पे जो भी मेरे पास साइड होगी 90 की ऑपोजिट साइड पे वो हाइपोटेनियस कहलाएगी। उसके बाद जो भी मैं एंगल यूज करूंगा उस एंगल की ऑपोजिट साइड का नाम परपेंडिकुलर होगा और उस एंगल के साथ वाली साइड जो होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। और अगर ये बेस कहलाएगी तो फिर इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर जितने भी थ्योरम्स अप्लाई हो सकते हैं वो इस ट्राइंगल के ऊपर भी अप्लाई हो सकेंगे। तो चलें इस थ्योरम की भी एप्लीकेशन देखते हैं। कहता है इन अ सर्कल, हमारे पास एक सर्कल है जिस सर्कल के अंदर ए बी जो है वो कितना है 8 सेंटीमीटर, इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट पी बाय अ लाइन सेगमेंट। हमारे पास क्या है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है सर्कल के अंदर जिसको कॉर्ड कहा गया और वो बाइसेक्ट होता है एट पॉइंट पी के ऊपर सेंटर से। ठीक है, कहता ओ पी फाइंड आउट करके देना है, जबकि रेडियस जो है वो हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर। तो चले सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद देखते हैं कि हमारे पास असल में ये चीज़ क्या है, जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन क्या है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब इस सर्कल के अंदर मेरे पास क्या है कि एक लाइन सेगमेंट है और उस लाइन सेगमेंट को मैं ए बी का नाम दे लेता हूँ। ये मेरे पास लाइन सेगमेंट है और इसका नाम क्या है, ए बी लाइन सेगमेंट है। अब ये मेरे पास पॉइंट ए कहलाएगा और ये वाला पॉइंट मेरे पास बी कहलाएगा और ये सर्कल का सेंटर ओ है। कहता है कि इस सेंटर ओ से क्या किया गया है, एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया। अब ये जो बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है ये बाइसेक्टर करता क्या है, ये बाइसेक्टर इस लाइन सेगमेंट ए बी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। इट मीन्स कि उसको बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट का मतलब ये है कि आधा इधर रह जाएगा मेरे पास ये कॉर्ड और आधा ये कॉर्ड इस साइड पे रह जाएगा। और सेकेंडली उसने ये बताया कि जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट करता है उस पॉइंट का नाम पी है। तो हमें क्या करना है जी, हमें फाइंड करना है ओ पी डिस्टेंस, जबकि रेडियस हमें गिवन है। अब रेडियस है क्या चीज, रेडियस अगर मैं इस सेंटर से क्या करता हूँ लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ चाहे ए की तरफ और चाहे बी की तरफ ड्रॉ करता हूँ, तो वो जो लेंथ होगी जो मैयर होगी वो मेरे पास क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। तो मैं टोटल बता दूं कि मेरे पास टोटल 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ए बी था और
उसमें से 4 सेंटीमीटर इधर रह जाएगा और 4 सेंटीमीटर इस साइड पे रह जाएगा, और रेडियस जो है वो हमारे पास कितना है, वो 5 सेंटीमीटर है। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है जी जो लाइन सेगमेंट ओ पी है, जिसको मैं एक्स कहने जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलें सॉल्यूशन की तरफ आते हैं और सॉल्यूशन में देखते हैं कि हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन थी जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन में मैं लिखता हूँ सबसे पहले नंबर 1, गिवन दैट, जो चीज़ें गिवन है उनको हम सबसे पहले नंबर पे तो लिख लेते हैं। गिवन ये है कि मेरे पास जो मैयर ए बी है वो कितना है, वो हमारे पास जी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2 जो है मेरे पास वो ओ ए, सेंटर हमारे पास सर्कल का ओ है, तो जो मैयर ओ ए है वो हमारे पास जी 5 सेंटीमीटर। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है मैयर ओ पी, ओ से जो पी तक का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, और उस डिस्टेंस का नाम हमने क्या रख लिया है, उस डिस्टेंस का नाम हमने एक्स रख लिया हुआ। तो चले सबसे पहले नंबर पे मैं लिखूंगा कि सिंस हमने ये ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि जो ओ पी है वो परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए बी के ऊपर। और हमने कहा था कि हमारे पास जब भी, अभी थ्योरम पढ़ा कि जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है किसी कॉर्ड के ऊपर, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। कॉर्ड को बाइसेक्ट करने का मतलब दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास विच इंप्लाइज दैट, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, तो थ्योरम ये कहता है कि जो मैयर ए से पी का डिस्टेंस होगा, ए से पी का डिस्टेंस होगा, वो कितना डिस्टेंस होगा, वो हमारे पास हो जाएगा हाफ ऑफ मैयर ए बी। तो जो टोटल हमारे पास कॉर्ड ए बी था उसका हाफ बनेगा हमारे पास। ठीक है, अब उसका ये हाफ बनेगा, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो मेरे पास आ गया जी 1/2 हाफ ऑफ ए बी कितना था 8 सेंटीमीटर। तो हाफ ऑफ ए बी जो होगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। आपने देखा होगा मैंने डायग्राम के अंदर पहले से ही ये चीज़ मेंशन की हुई है कि जो मेरे पास ए से पी है वो 4 सेंटीमीटर है, और इसी तरह सेम लाइक जो मेरे पास पी से बी है वो भी कितना है, वो भी मेरे पास 4 सेंटीमीटर है। अब जब ये दोनों की दोनों मैंने लेंथ निकाल ली, सेकेंडली हमें ये पता था कि जो हमने ड्रॉ किया है बाइसेक्ट करने के लिए, वो बाइसेक्ट करने के लिए जो भी लाइन सेगमेंट सेंटर से ड्रॉ करते हैं वो कितना होता है, वो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है। तो ये मेरे पास जो ओ ए पी है ना, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मैं लिखूंगा कि सिंस कि जो मेरे पास ट्राइंगल ओ पी ए, ट्राइंगल ओ पी ए जो है इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इज अ right angled triangle, so by Pythagoras theorem, Pythagoras थ्योरम, जो हमारे पास स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस होगा वो किसके इक्वल होगा, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। ठीक है, कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। तो यहाँ मेरे पास हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस मेरे पास होगा ओ ए। तो मैं इसी के अंदर वैल्यूज लिखने जा रहा हूँ कि जो मैयर ओ ए है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या आ जाएगी, मैयर ए पी इसका स्क्वायर, और प्लस परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, मैयर ओ पी। अब ओ पी जो है वो हमने निकालना है, तो बाकी वैल्यूज मेरे पास गिवन है, जो वैल्यूज गिवन है उनको मैं पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पुटिंग के बाद जो मेरे पास आंसर आएगा वो सबसे पहले नंबर पे मैं ओ ए की वैल्यू पुट करता हूँ। ओ ए की वैल्यू क्या आती है, ओ ए की वैल्यू मेरे पास मौजूद थी और वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने लिखा 5 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर, राइट हैंड साइड पे ए पी की वैल्यू भी हमें पता है और वो कितनी है मेरे पास 4 सेंटीमीटर, और उसका भी स्क्वायर आ जाएगा, और मैयर आ जाएगा जी ओ पी, जो कि हमारा टारगेट है हमने फाइंड आउट करना। तो 5 का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर लेंगे तो वो मेरे पास क्या आएगा 25, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16, और प्लस ये आ जाएगा मैयर ओ पी, और इसका आ जाएगा जी मेरे पास स्क्वायर। तो 16 को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा जी 25 माइनस 16 इज इक्वल टू मैयर ओ पी और ओ पी का स्क्वायर।
तो 1625 में से जब माइनस किए तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 9 इज इक्वल टू मैयर ओ पी, और ओ पी का क्या होगा स्केयर। अब इस स्केयर को ख़त्म करना तो क्या करना पड़ेगा, स्केयर रूट। तो मैं लिखूंगा टेकिंग स्केयर रूट, टेकिंग स्केयर रूट, तो दोनों तरफ स्केयर रूट ले लिया मैंने, तो 9 का स्केयर रूट इज इक्वल टू आ जाएगा मैयर ओ पी, और ओ पी का स्केयर और सारे का स्केयर रूट। स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, और 9 का स्केयर रूट क्या होता है मेरे पास 3, तो 3 के साथ मैं क्या लगा दूंगा सेंटीमीटर, तो आ जाएगा मैयर ओ पी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मेरा ये क्या निकल आया, आंसर आ गया। और हमने फाइंड आउट क्या करना था, हमने मैयर ओ पी फाइंड आउट करना था। सबसे पहले हमने इसीलिए क्या की, डायग्राम बनाई, ताकि डायग्राम से हमें पता चल सके कि हमारा असल प्रॉब्लम है क्या चीज़ और हम फाइंड क्या करना चाह रहे हैं। तो इसके साथ ही अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।